वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज मैं लेके आई हूं इसी चैप्टर का आखिरी वाला पोर्शन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सीरीज में जो है लॉन्ग टाइप आंसर। मतलब समझ जाओ ये सीधा सीधा सेक्शन बी या फिर केस स्टडी बेस में सेक्शन सी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें कहाँ पे? इसी चैनल में जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बुक्स ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? चलो देखते हैं। वापस वही पैटर्न करना है। क्या मैम? कीवर्ड को करना है अंडरलाइन और कीवर्ड से 5 सेकेंड्स लेना है। उससे रिलेटेड जो भी कुछ याद आ रहा है सब एक बार फटाफट बोलना है और फिर बचा हुआ क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, व्हाट इज एल्टीट्यूड सिकनेस? ये अभी कुछ लोगों को होगा। जब बोर्ड की एग्जाम हो जाएगी फिर तुम लोग घूमने जाओगे अलग अलग जगह, तो वहां पे क्या होगा तुमको? एल्टीट्यूड सिकनेस। देखो ये इंसान ऐसे हैरान परेशान बैठा हुआ है, तो क्यों हुआ है? क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब क्या? तुम हाइट पे गए तो क्या हुआ? तुम्हारी जो तुम इनहेल कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन अब क्या आ रहा है? कम आ रहा है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? बॉडी के जो अंदर टिश्यूज है, टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं, उनको ढंग से क्या नहीं मिल रहा? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका ऐसा ऑप्शन है कि आज हम एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, बस आज पहुंच रहे और आज ही चढ़ना शुरू कर देंगे? नहीं मैम, आपने बताया था बेस कैंप होता है, एक दिन वहां बैठ के सिर्फ सोना होता है, जो हमारा फेवरेट काम है। उस टाइम क्या होता है? उस टाइम बॉडी अक्लेमेटाइज करती है, मतलब मैम मॉडिफाई करती है, अपनी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन शो करती है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज करती है। क्यों? वापस वही आंसर, क्योंकि क्या है? ट्रक तो अब ट्रक के अंदर जो कंटेंट है, मतलब वो मैंने तुम्हें जो जोमेटो गाय वाला एग्जाम्पल बताया था, तो सेम भाई ऑक्सीजन तो हो गया है कम, तो हमने जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाले जो लोग हो गए उनको बढ़ा दिया। ठीक है, सेम वही एग्जाम्पल है कि जैसे तुम्हारे एक रेस्टोरेंट से तुमने 4 चीजें मंगाई, पर उसने बोला कि मैं ये चारों चीजें दूंगा पर धीरे धीरे तुमको दूंगा, ठीक है, और अलग अलग टाइम पे दूंगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, अब एक जोमेटो वाला बॉय लेके नहीं आएगा, उसको हम 2 रखेंगे। मतलब हमने अपनी बॉडी में क्या किया? सेम चीज अगर जोमेटो को यहाँ लगाओगे तो जो खाना हुआ वो हुआ तुम्हारा ऑक्सीजन। अब धीरे धीरे आएगा, तो पहले एक जोमेटो का जो तुम्हारा ऑर्डर आता था इकट्ठे चारों चीजें आ जाती थी, मतलब एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल लेती थी। पर अब क्या होगा? अब धीरे धीरे आएगा, तो हमने क्या बोला? हमने जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय रहता है उसका नंबर बढ़ा देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे? अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेंगे? आरबीसी का काउंट बढ़ा लेंगे। दूसरा, जो आरबीसी की एफिशिएंसी है, जो एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल को ले रही है, अब उसको आधा कर देंगे, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन चाहिए। वेट थोड़ी ना करेगी आरबीसी के, हाँ सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आने दो तभी आगे मूव करूंगी। बाबा इतना करने लगा तो आगे के कुछ सेल्स क्या हो जाएंगे? डैमेज। तो एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब अगर याद आएगा तो हाइट पे ऑक्सीजन कम होता है, तो बॉडी को ऑक्सीजन ढंग से मिल नहीं पाता है, जिसका रिजल्ट होता है पहले तो तुमको लगेगा सांस नहीं लेते बन रही, उसके बाद हो सकता है उल्टियां भी जैसे लगने लगे, हो सकता है चक्कर भी आने लगे। एक्सट्रीम कंडीशन में अगर तुम्हारे हार्ट के मसल्स को या ब्रेन के सेल्स को, जो न्यूरॉन है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो चक्कर आओगे, कोमा में जाओगे, अंधापन भी लगने लगे और हो सकता है हार्ट अटैक के कारण मर भी जाओ। एक्सट्रीम कंडीशन में, है ना, जिसको हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। बिल्कुल सही, तो शायद वही लिखना होगा। चलो आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट आर इट कॉजेज एंड सिम्टम? अभी तो बोला इतना सारा सिम्टम, वही तो लिखना है। हाउ डज द ह्यूमन बॉडी ट्राई टू ओवरकम एल्टीट्यूड सिकनेस? तो भैया ऐसे सर पे बैठ के पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। जहां भी घूमने जाओगे एग्जाम होने के बाद क्या करोगे? पहले अगर हाइट वाली जगह जा रहे हो तो एक दिन चुपचाप वहां पे जाके सोगे, तो उतने में ही तुम्हारी बॉडी क्या कर लेगी? मॉडिफाई कर लेगी खुद को उस एक्सट्रीम या चेंज ऑफ एनवायरमेंट की तरफ। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। ब्रेथलेसनेस एट हाई एल्टीट्यूड, हाँ सांस ही लेते नहीं बनेगी, ऑक्सीजन की कमी है और तुमने अपनी बॉडी में आरबीसी का काउंट बढ़ाने का टाइम ही नहीं दिया। अब कॉजेस, क्यों हो रहा है ऐसा? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू विच बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। तो लो क्या है? प्रेशर लो हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया? कम हो गया, तो बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन ढंग से जा नहीं पा रही है। सिम्टम, उल्टी जैसा हो रहा है, नौजिया, फटीग, थका हुआ लग रहा है, जिस वजह से वैसे करके बैठा है। उसके बाद हार्ट पाल्पिटेशन, मतलब तुम्हारा धक 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 बहुत फास्ट हो रहा है। अगर और होने लगा तो क्या हो जाएगा? वो बोलेगा ऑक्सीजन नहीं,
अब मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या आ गया, माइल्ड हार्ट अटैक। ठीक है, चलो अब बॉडी अडेप्ट बाय, बॉडी अडेप्ट कैसे करेगी भाई, अक्लेमेटाइजेशन कैसे करेगी, आरबीसी का काउंट बढ़ाएगी। चलो देखते हैं, इंक्रीजिंग आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, सेकंड डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, वही चीज जो अभी तक एक हीमोग्लोबिन 4 को ले जा रहा था, वो बोले भाई तू 2 ही ले जा, अगले वाले 2 मैं अगला जो आरबीसी एक्स्ट्रा बनवाया हूं उसमें भर के भिजवाऊंगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, थर्ड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग, जल्दी थोड़े ज्यादा गहरी गहरी और लंबी सांस लो, ज्यादा सांस लो तो ऑक्सीजन भी अंदर जल्दी आएगा। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। Question number 61. State how the constant internal environment is beneficial to organism. अब जैसे ही तुम्हें constant word याद आएगा, तुम देखोगे constant और वो भी क्या, internal environment, तो तुमको कौन से organism की याद आएगी, मैम हमारी मतलब mammals, और एक और मैम birds। क्यों, क्योंकि वो क्या है, पहला नाम warm blooded, दूसरा नाम homeothermic, तीसरा नाम यूरिथर्मल, और कौन सी प्रोसेस करते हैं वो, होम्योस्टासिस। बहुत बढ़िया, तो ये क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि बाहर कुछ भी हो जाए, कितना भी इंक्रीज होता है या कितना भी डिक्रीज हो जाए, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर तो बॉस मेंटेन रहने वाला है। कैसे, अगर गर्मी हो रही तो हम क्या करते हैं, स्वेट करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, जो अभी हो रहा होगा तुम लोग का, है ना, बेचारे तुम लोग एग्जाम भी वैसे ही एनवायरनमेंट में देने जाओगे। उसके बाद ठंड लग रही तो क्या करते हो, स्वेटर पहनोगे, पर ये तो स्वेटर तो एक्सटर्नल हुआ, पर हमारी बॉडी क्या करती है, गूजबम्स लाती है, फ्रिक्शन कॉज करती है मसल्स के बीच में, जो हीट प्रोड्यूस करती है। याद आया, तो इन्हीं तरीके से हमारी बॉडी का क्या, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब बताओ ये बेनिफिशियल कैसे है, तो जरा देखो आंसर। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म as it permits all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximum efficiency। अब बोलोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि कौन करता है, किस तरह अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, ये कहाँ बताए। अच्छा ये बताओ हमारी बॉडी किन चीजों से बनी हुई है, मतलब हमारे बॉडी में अगर मैं खाना खा रही हूँ तो कौन सी प्रोसेस होती है, बोलोगे मैम डाइजेशन। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, तो बोलोगे मैम एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या है, मैम प्रोटीन। तो एक बात बताओ, अगर तुमने पहला वाला चैप्टर जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया था वहां से थोड़ा रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे, तो जो प्रोटीन्स है वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, मैम डीनेचुरेट। डीनेचुरेट मतलब उनका शेप बिगड़ जाता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अंडा बॉईल करते हो तो जैसे ही बॉईल करने के बाद उसका शेप बिगड़ जाता है, क्या वापस वो ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, नहीं। क्यों, ज्यादा टेम्परेचर पे क्या हो गया, वो प्रोटीन डीनेचुरेट हो गया। याद रहेगा। उसके बाद अब बोलोगे मैम पुराने चैप्टर में क्या इसका इंटरलिंक्ड है, अरे अगर हमने, जब मैं पीसीआर टेक्निक कर रही थी, अगर हमने उसी एनिमल का पॉलीमरेज ले लिया होता और वो एनिमल कैसा था, कम टेम्परेचर पे रहने वाला था, तो उसका पॉलीमरेज तो डिस्ट्रॉय हो जाता, डीनेचुरेट हो जाता। क्यों, क्योंकि पीसीआर की पहली ही स्टेप का नाम है डीनेचुरेशन, जो होता है 92 से 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अब इतने टेम्परेचर में जो डीएनए डबल हेलिक्स रहता है वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, पर जो तुम्हारा पॉलीमरेज है जो आगे की प्रोसेस रेप्लिकेशन करवाने वाला है वो भी खराब हो जाता। इसलिए हम क्या, कौन सा पॉलीमरेज लेते थे, याद करो, एक ऐसा पॉलीमरेज उठाते थे उस ऑर्गेनिज्म का जो खुद ही 100 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है, जो हॉट स्प्रिंग में मिलता है। एक एक्सट्रीमोफाइल है, एक थर्मोफाइल है, कौन सा मैम, थर्मस एक्वेटिकस। तभी उसका कौन सा पॉलीमरेज लेते थे, उसका नाम क्या था, टैक पॉलीमरेज। याद रहेगा। चलो तो वापस यहाँ पे, तो इससे तुम्हें पता चल सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर गया तो प्रोटीन, मतलब सारे प्रोटीन जितने भी बॉडी के हार्मोन और एंजाइम है क्या है, एडेंट प्रोटीन ही है, तो क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट, काम नहीं करेंगे क्योंकि खराब ही हो गए बेसिकली। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे चले गए तो वो बन जाते हैं इनएक्टिव। तुम लोगों ने पिछले साल एक एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में जब 11th में थे, सलाइवरी अमाइलेज वाला, तो वहां पे तुमने यही पॉइंट, जो ये लाइन मैं बोल रही हूँ ना, वही पूरा प्रैक्टिकल से प्रूफ करके दिखाया था। ठीक है, कि ज्यादा टेम्परेचर दे दो तो तुम्हारा एंजाइम काम नहीं करेगा। कौन सा, जो सलाइवा में हमारा एंजाइम निकलता है, स्टार्च का यूज किया था डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर कम टेम्परेचर में कर दो तो इनएक्टिव बन जाता है। इसीलिए अगर एक सेल का ढंग से काम करवाना है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म
को ठीक रखना है, एक्टिव रखना है, तो क्या उसके अंदर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो डीनेचुरेट हो जाएंगे प्रोटीन, कम हुआ तो इनएक्टिव हो जाएंगे प्रोटीन, ठीक है। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट परमिट ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन टू प्रोसीड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब वो क्या है, हम याद करो, अब वापस तुम चैप्टर ग्रेड 11th याद करो, उसमें चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल तुमने पढ़ा होगा, वहां तुमने एंजाइम्स पढ़ा होगा, तो वहां पे एक टर्म तुमने पढ़ा था ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको बोलते थे, वो टेम्परेचर जहां पे वो एंजाइम क्या कर रहा है, एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं हमारी बॉडी के एंजाइम्स और हार्मोन को एफिशिएंटली काम करना, मतलब क्या हुआ, हमारा इंटरनल टेम्परेचर। समझ में आया। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट, क्यों, ये बनता है तुम्हारा रीजनिंग का क्वेश्चन। और अगर कोई चीज रीजनिंग की हुई तो कौन सी सेक्शन की है, वो सेक्शन बी की है, 1.5 मार्क्स की। मतलब सोचो इतना सा आंसर है पर वो 1.5 की वैल्यू रखता है, सिर्फ इसके आंसर की वैल्यू की वजह से। वापस तुम लोग बता दोगे कि कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उन जानवरों को क्या बोलते हैं, पर क्यों करते हैं यही नहीं पढ़ के जाओगे, और पर तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको क्या मिल जाएगा, लीड मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसी का सब पार्ट। Explain any two alternative by which organism can overcome stressful external condition। अब बताओ, दो कंडीशन बताने। तो पहला तो तरीका होता है क्या भैया, बॉडी में चेंजेस आ जाए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाए। अब वो अक्लेमेटाइजेशन तो अलग चीज है, पर मैम ये आपने बताया था कि ये जो ऐसा बॉडी के साथ चेंज होता है तो वो हम धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ नेचुरल सिलेक्शन से गेन करते जाते हैं, ठीक है। अब बताओ, मैंने याद करवाया था, जो लोग एडेप्टेशन थ्रू फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, वो भाग जाते हैं, है ना। तो भाग जाते हैं मतलब माइग्रेट कर जाते हैं। अगर वो भाग भी नहीं पा रहे तो वो क्या करते हैं, सो जाते हैं। याद आया, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, और भागना मतलब इमिग्रेशन या इमिग्रेशन। चलो आंसर देखते हैं। द टू अल्टरनेटिव बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन ओवरकम स्ट्रेसफुल एक्सट्रीम कंडीशन आर, भाग जाओ वहां से, माइग्रेशन, ऑर्गेनिज्म मूव टेम्पररी टू फेवरेबल एरिया अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड रिटर्न बैक व्हेन द पीरियड इज ओवर। दूसरा, भाग नहीं सके तो क्या करो, सो जाओ बाबा, तुम्हारा फेवरेट काम, नींद आई रही होगी है ना, खाना खा के, और अब डिनर हो गया होगा और अब सुन रहे होगे लेक्चर, तो बस अब क्या आएगा, तो भैया बहुत नींद आएगी। तो मैं तुम्हें स्ट्रेसफुल कंडीशन से भागने के लिए नहीं बोल रही, अभी तो पढ़ना है, तुम पढ़ोगे। पर एनिमल्स क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो देखो, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन आर वे टू एस्केप द स्ट्रेस ड्यूरिंग विंटर एंड समर रिस्पेक्टिवली। ये तो इजी है, पर इसका पहला वाला पोर्शन है इंपॉर्टेंट, ये जरूर आएगा रीजनिंग वाले पार्ट में। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, वाटर इज वेरी इसेंशियल। हाँ पता है, नया क्या बता रहे हो, अभी तो प्यास लग गई, फिर वापस वॉशरूम जाना पड़ेगा, फिर वापस प्यास लगी, फिर वापस वॉशरूम, यही करते रहोगे रात भर, और मैम टाइम भी ओवर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो वाटर क्या है, इसेंशियल फॉर लाइफ। Write any 3 features both of plants and animal which enable them to survive in water scarce environment। तो जरा बताओ, जो एनिमल और प्लांट वाटर ऐसी जगह रहते हैं जहां पे पानी कम मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं मैम, ज़ेरोफिटिक प्लांट या ज़ेरोफिटिक एनिमल। बहुत बढ़िया, ये तुमने किया हुआ है, स्पॉटिंग में किया हुआ है, ठीक है। चलो इसी को पूछने का दूसरा तरीका और में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म कोप विद स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन विच आर लोकलाइज्ड और ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो मतलब वो पूछ रहे हैं, बताओ ज़ेरोफिटिक के बेसिकली जो स्पॉटिंग में लिख के आए थे, सॉरी, वही पूरा का पूरा क्या है, वही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एडेप्टेशन इन प्लांट, तो बिना देख के बताओ, सब तुम्हें ऐसे प्लांट है, एग्जाम्पल ले लो, क्या, कैक्टस। तो उसने बोला एक तो मेरे को ऐसी जगह रख दिया जहाँ पानी नहीं है, अब मेरे को सारा प्रोसेस भी करना है और मेरे को पानी बचाना भी है। फिर उसको याद आया, अरे सबसे ज्यादा पानी किससे उड़ता है, ट्रांसपिरेशन से उड़ता है। याद करो मैंने बताया था 100% जितना वो पानी रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है उसका 90% वो ट्रांसपिरेशन में खो दे रहा है। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है मैम, स्टोमेटल पोर से होता है। स्टोमेटा कहाँ होता है मैम, एंडोडर्मिस में रहता है, लीफ की जो नीचे वाली लेयर उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, वहाँ छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं। तो प्लांट ने बोला ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी, मतलब हम काम करते लीफ को ही हटा देते हैं। तो लीफ हट गई तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट हो गई। तो लीफ हट गई, या फिर लीफ का साइज बहुत छोटा कर दिया, या फिर लीफ को ही मॉडिफाई किस में कर दिया, थॉर्न्स में,
याद करो, पड़ा हुआ है। दूसरा, अब वो प्लांट ने बोला पर फोटोसिंथेसिस तो कराना पड़ेगा, क्या करें? तो एक काम करते हैं, जो स्टेम है उसी को जूसी फ्लैशी बना देते हैं और फ्लैट बना देते हैं, तो थोड़ा सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया कम तो हीट लॉस कम। फिर उसके बाद उसने बोला अपन इसी को ग्रीन बना लेते हैं ना, ग्रीन बना के इसी से फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। फिर याद आया प्लांट को, और फोटोसिंथेसिस के लिए फिर से स्टोमेटा तो चाहिए, क्योंकि आएगा जो गैसियस एक्सचेंज तो वहीं से होगा। तो उसने बोला एक काम करते हैं, स्टोमेटा अपन ना संकन कर देते हैं, मतलब पिट के अंदर बिठा देते हैं, या फिर हम रात को ओपन करवाएंगे। तो उस टाइप की फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं? कैंप फोटोसिंथेसिस। याद आया? कैंप फोटोसिंथेसिस। चलो आंसर देखते हैं। थिक क्यूटिकल ऑन द लीफ सरफेस, तो अगर बाय चांस पत्तियां रह गई तो पत्ती के ऊपर क्या कर दो, बड़ी मोटी क्यूटिकल की वैक्सी लेयर लेके आ जाओ। वो क्या रहती है? वाटर प्रूफ बनाती है ना, रेजिस्टेंट बनाएगी कि वाटर इवेपोरेट कम होगा। उसके बाद स्टोमेटा आर अरेंज इन डीप पिट्स, जिसको क्या बोलते हैं? संकन स्टोमेटा, टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। थर्ड, लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, लीफ ही हटा दी। द फोटोसिंथेसिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय थिक फ्लैशी फ्लैटेंड स्टेम। याद आया? और किस टाइप का फोटोसिंथेसिस होगा? रात को होगा। रात को मतलब रात को स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? कैंप फोटोसिंथेसिस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें क्या लिखा है? अब एनिमल्स में एडेप्टेशन। तो एनिमल्स में हमने भी बहुत सारे एडेप्टेशन देखे। कैंगरू रैट के अभी थोड़ी देर पहले 2 एडेप्टेशंस पढ़े। कौन से मैम? एक तो लूप ऑफ एनले, दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से जितना भी पानी है तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? पानी, जो वो खुद कंज्यूम यूज कर लेता है, रीयूज कर लेता है, तो उसको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो आंसर देखते हैं। कैंगरू रैट मीट द वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। दे कंसंट्रेट देयर यूरिन, कैसे कंसंट्रेट करते हैं? बाय लॉन्गर लूप ऑफ एनले। Longer the loop of Henle, यहां लिख दो longer loop of Henle, ठीक है? क्यों? longer the loop of Henle, more reabsorption of water, तो हो गई concentration of urine, so that minimize water volume of water is excreted. दूसरा, snail undergo aestivation, summer sleep during summer, ना भाग सकते हैं तो चलो सो ही जाते हैं। चलो, ऑर्गेनिज्म ईदर माइग्रेट और सस्पेंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी व्हेन कंडीशन आर स्ट्रेसफुल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो एक बात बताओ, सस्पेंड से याद आया, अगर ज़ूप्लैंक्टन सस्पेंड कर देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड कर देंगे कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं डायापॉज। याद रखना, ये कुछ कुछ वर्ड्स अपन को याद रखने एकदम फिंगर टिप्स पे। तो जैसे तुम कुछ इस तरह से पढ़ रहे हो ना, तुम्हें पिछला भी रिवाइज करते चलना है, ठीक है? अब इन सच कंडीशन ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलोज, मूविंग अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिट to more favorable area and return to their habitat when stressful period is over। भाई भाग जाओ, माइग्रेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर कोल्ड कंट्री माइग्रेट भारतपुर सेंचुरी टू ऑफ राजस्थान। जो साइबेरियन क्रेन है जो इस पिक्चर में दिखाई है, वो भाग के आ जाती है। उसने बोला भैया अपन फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं कर सकते ना सो सकते, तो भाग ही लेते हैं इस जगह, ठीक है? मूव करें आगे। अब दूसरा क्या है? जब भाग नहीं सकते तो सो ही जाओ। तो हाइबरनेटिंग फ्रॉग और एस्टिवेशन स्नेल्स अंडरगो डायापॉज, ज़ूप्लैंक्टन। याद आया? उसके बाद थिक वॉल स्पोर। अब बैक्टीरिया क्या करता है? उसने बोला कि अगर एनिमल ठंड में सो रहा है हाइबरनेशन, गर्मी में सो रहा है एस्टिवेशन, अगर ज़ूप्लैंक्टन रुका रहा है अपना पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तो उसको वो हम बोलेंगे डायापॉज। पर अब मैं बैक्टीरिया हूं, मैं क्या करूं? या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या करे? अपने आसपास एक थिक वॉल बना लेंगे जिसको सिस्ट बोलेंगे, इस प्रोसेस को एनसिस्टमेंट बोलेंगे, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाए इसको खोल के बाहर नहीं आएंगे, मतलब वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? तो देखो, थिक वॉल स्पोर आर फॉर्म इन स्ट्रेसफुल कंडीशन एंड जर्मिनेट अंडर सूटेबल कंडीशन। एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अब बोलोगे मैम एनसिस्टमेंट आप बोल रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारी बुक खोलो, चैप्टर 1 खोलो, वहां पे एनसिस्टमेंट या स्पोर फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है? चलो, तो वो तुम वर्ड सारे वहां के भी यहाँ यूज कर सकते हो, एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ऑफ अ डायग्राम अलोंग विद द कर्व। अब यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताओ, तो भैया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बताना है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है डिटेल में, हम पढ़ चुके हैं। तो चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ? कीवर्ड को अंडरलाइन करने वाली हूँ। वापस एक्सपोनेंशियल बोला है, सिग्मॉइड नहीं बोला है, लॉजिस्टिक नहीं बोला है, एस शेप कर्व नहीं बोला है। वो कौन से कर्व के बारे में बात कर रहे हैं? जे शेप कर्व, जहां पे रिसोर्सेस कैसे है? अनलिमिटेड। पॉपुलेशन स्टार्टिंग में कितनी? इतनी सी, बस वो खाते चले जाएगी, खाते चले जाएगी, खाते चले जाएगी और बढ़ते चली जाएगी, ठीक है? चलो देखते हैं। अच्छा, एक्चुअल में होता है क्या? नहीं मैम, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। एक्चुअल में तो सारे ऑर्गेनिज्म सिग्मॉइड शेप कर्व ही फॉलो करते हैं, ठीक?
देखो जरा, दिस काइंड ऑफ कर्व इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अंडर पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर ग्रोइंग इन अ प्रेडेटर फ्री नेचुरल एनवायरमेंट। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहां प्रेडेटर ना हो, है ना, तो प्रेडेटर फ्री नेचुरल एनवायरमेंट हैविंग प्लेंटी ऑफ फूड। इन दिस केस द कर्व फॉर्म इज J curve. The small population first take time to adjust to the new environment, so there is no increase in the population. Once they get adopted, they must multiply exponentially. This growth and multiplication continues so far the food is available. After some point, the food supply become less as compared to the population increase. This cause mass starvation and mortality and result in the formation of J-shaped curve. मतलब यहाँ unlimited food, यहाँ पे population कम बढ़ते चले गए, इतना बढ़ गए कि एक टाइम आया जब सब कुछ खत्म तो एकदम ड्रॉप मतलब अब पूरा ही फिनिश। तो उसी को क्या बोलते हैं, मास, क्या बोलेंगे, मास स्टारवेशन एंड मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब डेथ रेट, याद आया, तो सब पूरी की पूरी पॉपुलेशन ही खत्म। अब द जे शेप ग्रोथ फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन भी याद रखनी है और तुम्हें सिग्मॉइड की भी इक्वेशन याद रखनी है, जो पूछेंगे वो इक्वेशन लिख के आएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके तो क्वेश्चन 64, अब बोलोगे मैम इक्वेशन इस डायग्राम में लिखी हुई है, तो फटाफट लिख लो ये डायग्राम। देखो तुमको याद करवाया था मैंने कि जो एक्सपोनेंशियल है उसमें k नहीं आता, कैरिंग कैपेसिटी नहीं आती, पर जो सिग्मॉइड है उसमें k आता है। तो इसका क्या हुआ, dn/dt, n क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी, d मतलब एक छोटे से टाइम पीरियड में देख रहे हो इसलिए डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू r क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर। किस चीज का इंट्रिंसिक फैक्टर, बायोटिक, और a बायोटिक को हम क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, उनका रिलेशनशिप एसेस कर रहे हैं, और n तो तुमको पता ही है पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 64. How do organisms like fungi, zooplankton and bear overcome the temporary short-lived climate stressful condition? Explain. अरे फंजाई ने क्या किया, स्पोर फॉर्मेशन कर लिया। जूप्लैंक्टन को क्या बोलते हैं, डायपोज में चला गया। बेयर्स ने क्या, सो गए, जिसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। बस वही दिखना है। देखो जरा, फंजाई दे प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल स्पोर टू सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन विच जर्मिनेट ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जूप्लैंक्टन दे एंटर डायपोज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट under unfavorable condition, where they hibernate during winter to escape the time of unfavorable condition। अगर यहाँ पे snail लिखा होता तो estivation, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ द पॉपुलेशन। लो, एक बार उन्होंने एक्सपोनेंशियल पूछ लिया, अब एक बार लॉजिस्टिक पूछ लिया। जब लॉजिस्टिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एस शेप, सिग्मॉइड, उसके बाद हम बोलेंगे 4 में डिवाइडेड है, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डिक्लाइन, ठीक है। ये रियल का है। पहले क्या होता है, सोर्सेस अनलिमिटेड, पॉपुलेशन कम, एडजस्ट हुई, धीरे धीरे ग्रो होने लगे, एक्सपोनेंशियल ग्रो हो गई, जिसको लॉग फेज बोलते हैं। फिर क्या हुआ, हर चीज धीरे धीरे अब लिमिटेड होने लगी तो स्टेबल होने लगी, इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। अब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जितना है बस उतने को मेंटेन कर रहा है, और जिस टाइम सब खत्म हो गया तो उसका डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग विद सूटेबल कर्व, व्हाई इज दिस कर्व मोर रियलिस्टिक? क्यों रियलिस्टिक है, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं होता जहां पे उसका प्रीडेटर भी नहीं है और रिसोर्सेज हमेशा के लिए अनलिमिटेड है। अगर प्रीडेटर नहीं है पर रिसोर्सेज धीरे धीरे कभी ना कभी तो कम हो जाएंगे, और वो शिफ्ट, जो ग्राफ है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, तुम्हारे जो तुम्हारे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व पे। अब देखो, द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व शो सिग्मॉइड और एस शेप कर्व, इट हैज 3 फेजेस। तुम्हारे बुक में 3 फेजेस लिखे, वही पढ़ेंगे। लैग फेज, इट इज कंसिडर्ड टू बी अर्ली फेज शोइंग लिटिल और नो ग्रोथ। तो यहाँ मार्क करना स्टार्ट करो, ये क्या है तुम्हारा, वापस यहाँ तक का लैग फेज। द लैग फेज इज वन विच इज द अंडर द पॉपुलेशन ऑफ सेल अडैप्ट टू और स्टेबलाइज विद द ग्रोथ कंडीशन बिफोर एम्बार्किंग ऑन देयर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एडजस्ट कर रहे हैं कि चलो मल्टीप्लाई करें, समझते हैं एनवायरमेंट को, समझते हैं कितना खाना है, अपन कितने हैं, चलो आसपास के एनवायरमेंट के साथ स्टेबल होते हैं। एक बार हो गए ना, मतलब बस अब तो क्या करेंगे, अपना नंबर डबल। तो डबल किस में कर रहे हैं, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। इट इज अ मिडिल फेज, मतलब ये वाला है ना, ये वाला जो है वो कौन सा है, लॉग फेज, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। इट इज अ मिडिल फेज ऑफ रैपिड और ज्योमेट्रिक राइज। वन स्टेबलाइज cells start to multiply rapidly. When the small population is stabilized, the multiplication या multiplicity become faster because of plenty of food and other requirement of life। अब आखिरी वाला क्या आएगा, स्टेशनरी फेज, रुक गया सब कुछ। क्यों, रिसोर्सेज अब लिमिटेड हो चुके हैं, सिर्फ खुद को मेंटेन करना है। चलो आगे देखते हैं।
स्टेशनरी फेज और स्टेडी फेज। सून आफ्टर द नंबर ऑफ फूड डिक्रीजेस। अब कौन सा है स्टेशनरी फेज? ये वाला, ये धीरे धीरे पैरेलल नहीं आ रहा, लाइन देखो पैरेलल आती जा रही, तो जहां ये पैरेलल आ गया ये कौन सी फेज है? स्टेशनरी या स्टेडी फेज। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है। तो soon after the number of food decreases in proportion to the number of, तो क्या हुआ तुम्हारा फूड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फूड डिक्रीजेस इन proportion to the number of cell and this result in the onset of stationary phase. So in this phase the number of new cell form become approximately equal to the number of cell dead and thus there is no net increase in the number of cell। मतलब जितने लोग जिंदा है बस उतना ही मेंटेन करना है और जितने मर गए बस उतने ही वापस नए पैदा हो गए। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट भी है। अब तुम चाहो तो एक और फेज लिख सकते हो, डिक्लाइन, पर तुम्हारी बुक में आज सच उसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, तो तुम 3 भी लिखोगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में वापस ये तीनों ही लिखे रहेंगे। अब तुम्हें खुद अगर समझ में आ रहा है कि अगर ये 3, इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स है, तो ये सबके पूरा का पूरा किस में चला जाएगा? 3 मार्कर में, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? सेम वही पैटर्न, क्या करेंगे? कीवर्ड्स को अंडरलाइन। एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई द टूरिस्ट विजिटिंग रोहतांग पास और मानसरोवर आर एडवाइज्ड टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिव लाइफ ओनली आफ्टर फ्यू डेज ऑफ रीचिंग देयर। मतलब वही जो थोड़ी देर पहले एक पिक्चर देखा था, ऐसा इंसान बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वापस अब वो कैसे गए? वो हाइट पे पहुंच गए। अब हाइट पे पहुंचने के बाद कुछ टाइम क्या करना है उनको? रेस्ट करना है, फिर वो अपने नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नॉर्मल एक्टिविटी से एक हाइटेड जगह जा रहे थे जहां पे एयर प्रेशर क्या है? लो, ऑक्सीजन क्या हो गई? कम हो गई, तो बॉडी ने क्या कर लिया? एक्लेमेटाइज कर लिया, आरबीसी का नंबर बढ़ा लिया, उसके बाद बाइंडिंग एफिनिटी कम कर ली और सांस लेने की कैपेसिटी इंक्रीज कर ली। याद आया? अब ये इसी चीज का उल्टा, अब वो पूरा घूम फिर के आ गए। अब उन्होंने बोला 1-2 दिन रेस्ट करो फिर करो सब कुछ, क्यों? सब सारी डेली लाइफ रूटीन। क्यों? क्योंकि अब उनकी बॉडी को वापस क्या करना है? एक्लेमेटाइज करना है, वापस हर चीज नॉर्मल पे लेके आनी है। तो चलो देखते हैं। Tourists visiting to Rohtang Pass near Manali may suffer from altitude sickness। वही चीज, they resume normal active life only after a week because in low atmospheric temperature at high altitude the body does not get enough oxygen। Gradually the body compensate low oxygen availability by increasing RBC, decreasing binding affinity and increasing the breathing rate। फिर रिजल्ट क्या होगा कि वापस उनको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट करना पड़ेगा, ताकि जो भी चीजें बॉडी में चेंजेस आए वो वापस कैसे हो सके? नॉर्मल में आ सके। इतना हुआ क्लियर? अब इसी का सेकेंड पोर्शन, इज इट पॉसिबल इम्पॉसिबल टू फाइंड स्मॉल एनिमल इन द पोलर रीजन? गिव रीजन। हाँ भैया, किसी ने बोला हुआ है कि छोटे एनिमल्स का क्या रेशियो ज्यादा रहता है? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। अगर बॉडी का ये रेशियो की वैल्यू ज्यादा है मतलब हीट लॉस ज्यादा। हीट लॉस ज्यादा तो हीट को मेंटेन करने के लिए उतना टाइम पे क्या करना पड़ेगा? हीट प्रोड्यूस करने के लिए उतना खाना पड़ेगा। अब पोलर रीजन मतलब परमा फ्रॉस्ट रीजन पे तो प्रॉब्लम ही खाने की है, और वापस वो क्या कर नहीं पाएंगे? ये जो हीट लॉस है वो कंपलसेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक साइंटिस्ट ने बोला था, पहली बात तो तुमको क्या नहीं मिलेंगे? छोटे छोटे एनिमल एक्सट्रीम ठंडी वाली जगह मिलेंगे ही नहीं, और अगर मिल भी गए, जो नॉर्मल भी एनिमल मिल रहे हैं, एमिनल नहीं एनिमल्स मिल रहे हैं, उसका क्या रहेगा? उनका एलन रूल फॉलो होगा। क्या रूल बोलता है? कि जो एक्सटर्नल ईयर्स है और लिम्स है उनका साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा। क्यों? लेसर द सरफेस एरिया लेसर द हीट लॉस। पर यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिलते? तो उसका आंसर क्या है? सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो क्या रहता है? हाई रहता है। चलो देखो आंसर जरा। Small animals have large surface area relative to their volume, so they tend to lose body heat very fast during the cold condition. They need to spend more energy to generate body heat. Due to this, smaller animal are rarely found in polar region। और जो एनिमल मिल रहे हैं जैसे ये, तो उनका क्या रहेगा? एक्सटर्नल ईयर और लिम्स का साइज क्या रहेगा? छोटा रहेगा, जिसको कौन से रूल के अंडर पड़ा है? एलन्स रूल। याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन,
67. Give an example to show that completely unrelated species can also compete for the same resources. बिल्कुल सही, दो अलग अलग स्पीशीज हैं जिनका कोई एक दूसरे से लेना नहीं पर रिसोर्सेज सेम है. जैसे तुमने पढ़ा होगा गैलापागोस आइलैंड पे ओरिजिनली कौन रहता था? टर्टल रहता था. फिर तुमने वहां पे फॉरेन या एलियन स्पीशीज का इंट्रोडक्शन करा दिया जो गोट थी. अब दोनों का खाना क्या था? सेम था. बट यहाँ पे नुकसान किसको हुआ? टर्टल को हुआ, क्योंकि उसके स्लो स्पीड क्या थी? स्लो थी. ये कैसा था? ये एलियन इन्वेजन वाला एग्जाम्पल था. दूसरा एग्जाम्पल, सपोज करो एक टाइगर एक लेपर्ड है, ठीक है, और पर दोनों का फूड या हंटिंग पैटर्न सेम है, जो सोर्स है वो सेम ही है, डियर्स का जो ग्रुप है वो सेम है. तो अब क्या बोला टाइगर ने कि मैं एक नीचे एरिया में रहूंगा, लेपर्ड ने बोला मैं हंट करके ऊपर ले जाऊंगा पेड़ के ऊपर. ठीक है, तो वापस क्या किया कि को एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर क्या करेंगे? वो अपना हंटिंग पैटर्न, हैबिटेट कुछ ना कुछ तो चेंज कर देंगे अगर रिसोर्सेज सेम है तो. ये हमको याद था, हमने पढ़ा भी था. ठीक है, चलो देखते हैं. कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स. एग्जाम्पल, चलो अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया. द विजिटिंग फ्लेमिंगो एंड द नेटिव फिशेस कम्पीट फॉर द सेम फूड दैट इज जू प्लैंक्टन लिविंग इन शैलो लेक ऑफ साउथ अमेरिका. तो बिल्कुल सही, एक ही खाना हो सकता है 2 से 3 स्पीशीज का. जैसे तुम खुद ही देख लो, तुम अपने गार्डन में सपोज करो चावल डाल रहे हो या ग्रेन्स डाल रहे हो, तो वहां से आके चिड़िया भी खा के जाएंगी, वहां से आके स्क्विरल भी खा के जाएंगी. अगर तुम्हारे घर पे रैबिट पला है, रैबिट तो नहीं खाता, पर अगर कोई अब चिड़ियों में ही बहुत सारी वैरायटी आके खाएंगी, बैबलर्स भी खा के जाएंगी, पिजन्स भी खा के जाएंगे, छोटे छोटे हाउस पैरो भी खा के जाएंगी. तो वापस रिसोर्स तो सेम है, पर क्या अलग अलग स्पीशीज खा रही है कि नहीं है? आई बात समझ में? इस टाइप का क्वेश्चन जनरली वो पिक्चर देंगे, डायग्राम बेस करेंगे, पर सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे, केस स्टडी बेस में इसको एंटर करवाएंगे. एक पार्ट उसका ये रहेगा, दूसरा पार्ट वो बोल देंगे बताओ इस टाइप का, जो मतलब इसको रिलेट कर देंगे माइग्रेशन से, या फिर जो मैंने गैलापागोस आइलैंड वाला एग्जाम्पल बताया था एलियन स्पीशीज इन्वेजन से. इस टाइप से 2 चैप्टर का मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएंगे. ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? केस स्टडी बेस में जाएगा. चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. Question 68. List the different ways by which organism cope or manage with abiotic stress in nature. वापस 3-4 तरीके हैं. पहला, फिजियोलॉजिकल चेंज करा लो भैया, टेम्परेचर चेंज करा लो, या तो यूरिथर्मल या वार्म ब्लडेड या फिर होम्योथर्मिक बन जाओ, और अगर वो नहीं तो पॉइक्लोथर्मिक रहो. अगर फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं हो पा रहा है तो क्या करो? भाग जाओ. अगर मतलब माइग्रेशन, अगर भाग भी नहीं पा रहे तो क्या करो? सो जाओ. अगर वही चीज अगर ठंड में सो रहे हो तो हाइबरनेशन, गर्मी में सो रहे हो तो एस्टिवेशन, जू प्लैंक्टन कर रहे हैं तो डायापॉज, और अगर बाकी बैक्टीरियल फंगल ये सब कर रहे हैं, एक्सपोर के फॉर्मेशन है तो स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, चलो आंसर देखते हैं. एक्सप्लेन एनी 3 वेज ऑर्गेनिज्म कोप अप विद एबायोटिक स्ट्रेस बाय फर्स्ट रेगुलेटिंग, जिसमें तुमने 3 कैटेगरी पढ़ी हुई है, रेगुलेटर, कॉन्फॉर्मर और पार्शियल रेगुलेटर. ये सिर्फ बुक में डायग्राम दिया हुआ है, मतलब एक ग्राफ में बताया हुआ है, पर तुम बेसिकली हम 2 बड़ी बड़ी कैटेगरी में रखते हैं. रेगुलेटर जिसको हम क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड, जिसको और क्या बोलते हैं? यूरिथर्मल. एक और बताओ नाम? होम्योथर्मिक. दूसरा कॉन्फॉर्मर, कोल्ड ब्लडेड या पॉइक्लोथर्मिक. तो देखो, सम ऑर्गेनिज्म मेंटेन होम्योस्टैसिस, वही हो जो होम्योथर्मिक करते हैं, बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मीन दे आर कॉल्ड रेगुलेटर्स. एग्जाम्पल, इन समर when outside temperature is more we sweat. भाई तुम्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग आएगी, मैंने बताया था. दैट द रिजल्ट इज इवेपोरेशन, कूलिंग एंड ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर. इन विंटर क्या होता है? हमारी मसल्स आपस में क्या करती है? घिसने लगती है, फ्रिक्शन करती है, तो रिजल्ट क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. इन विंटर व्हेन टेम्परेचर इज लो वी शिवर, a kind of exercise that produce heat and raise the body temperature. तो ये तो हुआ सिर्फ रेगुलेशन का. अब जो दूसरे नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं हम? कॉन्फॉर्मर्स. ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिएंट टेम्परेचर. बाहर जितना गर्म, अंदर जितना गर्म. फिर बोलोगे मैम गरम गरम होता जाए तो ये भी गरम गरम होते जाएंगे. हाँ, हो सकता है वो इसी वजह से एक्सटिंक्ट भी हो जाए. ठीक है, या फिर या इतना बॉडी टेम्परेचर झेल ना ही पाए, या तो एकदम डिक्रीज हो गया. जैसे एक थ्योरी मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, तो डायनासोर के एक्सटेंशन के पीछे ये भी एक थ्योरी है कि आइस एज आ गया था, और इतना लो टेम्परेचर डायनासोर्स मतलब टॉलरेट नहीं कर पाए, उस वजह से वो पूरे के पूरे इकट्ठे खत्म हो गए. पर ये बहुत सारी थ्योरी में से एक थ्योरी है. पर अगर ये ना कर पाए तो क्या करते हैं? वो बिहेवियर चेंज दिखाते हैं. अब हम अंदर का बॉडी टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं? जाके धूप में
बैठ जाता है। याद करो मैंने बताया था जो क्रोकोडाइल है वो मुंह खोल के बस बैठा रहता है विंटर के टाइम पे, क्यों? टेम्परेचर बहुत ड्रॉप डाउन हो गया, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो सन बास्किंग ही कर लो। बहुत ज्यादा बास्क कर लिया, अब टेम्परेचर रिक्वायर्ड से ज्यादा हो गया तो चले जाओ शेडी एरिया में और छुप जाओ। तो चलो आंसर देखते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद एम्बिडेंट टेम्परेचर, सच एनिमल आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एनिमल हैव लार्जर surface area relative to their volume. They lose body heat very fast in low temperature, so they expend energy to generate body heat through metabolism for adjusting. अब अगर ये हो गया तो तीसरा तरीका क्या है भैया? भाग जाओ वहां से, मतलब माइग्रेशन। द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्ट्रेसफुल हैबिटेट to a more hospitable area and return when favorable condition reappear is called migration. The longer distance migration is very common in birds. याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, ये इजी था। वापस 3 मार्क वाले में जा सकता है क्योंकि 3 पॉइंट्स पूछे थे, या फिर पेपर को टफ बनाना है, थोड़ा लेंदी बनाना है तो है 3 पॉइंट्स, पर हर पॉइंट का हाफ मार्क करके ये इतना ही आंसर 1.5 में जाएगा। तो इतना सारा मत लिखो, जो मैंने अंडरलाइन किया था ना कुछ टाइम पहले वो रहेंगे तुम्हारे कीवर्ड, उतना भी लिख लोगे मार्क्स उतने के उतने फुली मिलने वाले। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द एज पिरामिड? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पक्का आएगा तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड वाले सेक्शन में, और अगर वहां नहीं आया तो पूरा का पूरा चला जाएगा सेक्शन बी 3 मार्कर में, क्योंकि 3 तुमने एज पिरामिड्स पढ़े हुए हैं। तो जब एज पिरामिड स्टार्ट करोगे तो इकट्ठे एज पिरामिड मत स्टार्ट करना, पहले बताओ कि हम किसी भी पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव जिसमें कहाँ तक आता है, अराउंड 18 की ईयर्स तक आता है ना, फिर रिप्रोडक्टिव जिसमें 20 से लेके अराउंड 60 तक चलता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 60 के बाद वाली एज, मतलब बीच वाला है जो क्या कर रहा है, जो बेसिकली वो जनरेशन है जो मल्टीप्लाई कर रही है ना, जो रिप्रोड्यूस कर रही है। अब किसी भी देश का पावर कौन होता है? यूथ होता है। तो अगर किसी भी देश का सबसे नीचे वाला जो प्री रिप्रोडक्टिव वाला जो सेक्शन है अगर वो सबसे ज्यादा रहा तो मतलब क्या है, वो डेवलपिंग नहीं बोल सकते, वो कैसा है, मतलब उनका जो पावर सबसे ज्यादा है ना, स्ट्रॉन्गर है वो देश एज कंपेयर टू द मैन पावर। उसके बाद तो इसी के बेसिस पे, इन्हीं का अरेंजमेंट के बेसिस पे, इन्हीं के नंबर और के रेशो के बेसिस पे जो एज पिरामिड है कितने में डिवाइडेड है? 3 में डिवाइडेड है। एक है एक्सपैंडिंग, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है? प्री रिप्रोडक्टिव, फिर बीच में रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम कौन सा है? रिप्रोडक्टिव, जिसमें कौन आता है? जनरली डेवलपिंग कंट्री आती है जैसे इंडिया। दूसरा कौन सा हो गया? स्टेबल है, तीनों एक ही नंबर के हैं, ज्यादा फर्क नहीं है तीनों के डिफरेंस में, जिसमें कौन आता है? डेवलप्ड कंट्री। और तीसरा कौन सा है? डिक्लाइन। देखो जरा यहाँ पे, ये सब वही मैं बता रही हूँ। डिक्लाइन में क्या हुआ, जो सबसे ऊपर वाला है जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर ज्यादा है। ठीक है, मतलब एक टाइम आएगा जब उस देश में क्या रहेंगे? ज्यादा बुढ़े लोग रहेंगे एज कंपेयर टू द यूथ। ठीक है, जो आज सिचुएशन कौन सी कंट्री की है? जापान की। और बहुत जल्दी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री भी इसी सिचुएशन में आ रही है। दिख रहा है तुमको? अभी मैं थोड़ी देर में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा? प्री रिप्रोडक्टिव। तो जब ये लिखोगे ना, पहले तो तुम्हें ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या है, फिर जो ये ब्लू में दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा? रिप्रोडक्टिव, और जो आखिरी में दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, चलो देखो, तो वो वही पूछ रहे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एज पिरामिड? अरे अभी तो बताया, एक्सपैंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग। एक्सपैंडिंग किसका होता है? किसी भी डेवलपिंग कंट्री का। स्टेबल किसका होता है? डेवलप कंट्री का। और डिक्लाइनिंग किसका होता है? जैसे जापान हो गई, कुछ यूरोपियन कंट्री भी अब आ रही है इस वाले रेशो में। तो आंसर देखते हैं। इन अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म द ज्योमेट्रिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये वर्ड जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो है तुम्हारे कीवर्ड। पॉपुलेशन में डायग्रामेटिक, कैसे? ज्योमेट्रिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर्ड टू एज एज ऑफ पिरामिड। तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने के, यहाँ पे पहले तुम क्या एक्सप्लेन करोगे? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तुम्हारी बुक में नहीं दिया है, पर वापस मार्क्स गेन करने के लिए, अपने आंसर की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए तुमको ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद तुम स्टार्ट करोगे कौन सा? कि ये जो एज पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक्सपैंडिंग पिरामिड, इट इज अ ब्रॉड बेस्ड
ट्रायंगुलर, अब इनके शेप भी याद रखना है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पिरामिड, तो कैसा तुम्हें ट्रायंगुलर दिख रहा है, इस टाइप का ट्रायंगुलर है ना। तो ट्रायंगुलर पिरामिड दैट रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, वही प्री रिप्रोडक्टिबल एज, इट इज रैपिडली एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन विद अ हाई बर्थ रेट। कौन आता है, इंडिया, चाइना। सेकेंड, stable pyramid, a moderate proportionate of young to old is represented by this pyramid. As the rate of growth becomes slow and stable, pre-reproductive and reproductive age group become more or less equal in size. तो तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा कि इनके ये क्या है। तो ये कैसा स्टेबल है, सबका मतलब ऑलमोस्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा शेप है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पर आखिरी वाले को तुम क्या बोलोगे, इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है। इसका शेप क्या रहेगा, जो डिक्लाइनिंग का, इन्वर्टेड पिरामिड। लिख लो चाहो तो। अगले स्लाइड में मूव करो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करोगे, इस वाली जगह पे जहाँ पे जो डॉट मेंशन किया है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको लिखनी पड़ेगी, कि बताना पड़ेगा कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव क्या है। उसके बाद तुम मेन कहानी शुरू करना, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक एक लाइन लिख देना सबके बारे में, ठीक है। अब आखिरी वाले का शेप कैसा है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है ना, उल्टा ट्रायंगल है। द टाइप ऑफ पिरामिड ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीजिंग इन साइज इन कैरेक्टरिस्टिक बाय अ नैरो बेस। ये देखो, ये सारे कीवर्ड है, नैरो बेस। बहुत बार सिर्फ इतने वर्ड देके वो पूछेंगे बताओ कौन से डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। अब तुमको सारे आते, पर तुमको ये नहीं पता कि ये सारे वर्ड्स यूज करने, तो मार्क्स चले जाएंगे। तो कैरेक्टराइज बाय नैरो बेस बिकॉज देयर आर फ्यूअर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दैन इन द अदर टू एज कैटेगरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इन्वर्टेड पियर शेप भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर और पहले वाले को हम बेल वाला भी बोल सकते हैं, जो एक्सपैंडिंग है ना। देखो बेल कैसे रहती है, ऐसी घंटी रहती है, तो बेसिकली मतलब ट्रायंगल ही हुआ। तो सबसे नीचे क्या है, सबसे बड़ा यूथ है, यंग पीपल, फिर धीरे धीरे करके कम हो रहा है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, first point, write the importance of measuring the size of a population in a habitat or an ecosystem। बताओ क्यों important है कि तुम पॉपुलेशन का साइज या नंबर गिनो उस पर्टिकुलर हैबिटेट या इकोसिस्टम में। तो चलो आंसर देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन हैबिटेट डिटरमाइंस द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड इफेक्ट्स ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। अरे बाबा, पता ही नहीं लगाओगे कि इस पर्टिकुलर जगह में कितने लोग, मतलब कितना पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन से तुम क्या कंपेयर कर पाओगे, वहां के एबायोटिक फैक्टर को, जो रिसोर्सेज है। पता चला ग्रो होते चल रही है, तुमने रोका ही नहीं कि नहीं मत रुको, तुमने बोला नहीं ग्रो होते चले जान दो, होते चले जान दो, है ना। जितना जितना ग्रो हो रहा है, पर रिसोर्सेज तो कम हो रहे हैं ना। तो एट द एंड क्या होगा, जितने लोग यहाँ ग्रो हो रहे हैं उन्हीं के बीच में क्या लगने लगेगा, कंपटीशन। और कंपटीशन का रिजल्ट क्या रहेगा, लूज तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा, अगर रिसोर्सेज का वैल्यू इंक्रीज नहीं किया तो। इसीलिए अगर तुमको पता होगा, इतनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या लेके आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी, कि अब सिर्फ एक ही बच्चा करोगे। उसके बाद जाके कहीं थोड़ी बहुत सिचुएशन स्टेबल हुई, तो पिछले साल उन्होंने वो चीज हटा दी कि वापस ओरिजिनल पे आ जाओ, ठीक है, कि टू चाइल्ड पॉलिसी। पर वापस अगर उन्होंने ऐसी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लगाते तो होता क्या, यहाँ इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है पर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हमेशा याद रखो, रिसोर्सेज जब कम होते हैं तो लाइफ की क्वालिटी भी कम हो जाएगी, मतलब बीमारियों से तुम घिरे हुए रहोगे, पॉवर्टी आ जाएगी। ये पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है इकोनॉमिक्स पे, ठीक है। इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब मैं ह्यूमंस का बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा जनता है, अब सबको तो मेंटेन नहीं कर सकते, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर एक ही पेरेंट्स के 4-5 बच्चे, अगर ही इज वेल्दी, मतलब ठीक है मेंटेन कर सकते तो अच्छी बात है, पर नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, ना उनका ढंग से एजुकेशन होगा, ना कुछ होगा, तो फिर एट द एंड मतलब क्या हुआ, कंपटीशन में ही आ गए ना। सफर कौन करेगा, वही बच्चे करेंगे। तो इसीलिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, और उसी के साथ इंटरलिंक तुम क्या फिट करोगे कि रिसोर्सेज कितने हो रहे हैं। आई बात समझ में। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह का पॉपुलेशन, इसीलिए जनगणना क्यों करते हैं, क्योंकि भैया पता तो लग जाए कि इंडिया में अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो रिसोर्सेज भी हैं कि नहीं, पता चले। हमने ग्रो होने के लिए बोलते रहे पर रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होते जा रहे। तुम खुद देख लो, पहले जितने भी फार्म्स थे, फार्म्स मतलब जितने भी खेत थे वो कहाँ थे, जंगलों को काट के खेत बनाए थे। आज क्या हो रहा है, सारे खेत हट के वहां क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स क्रिएट हो रही है। मतलब एट द एंड सबसे
इससे ज़्यादा सफ़र कौन करने वाला है? वो जंगल कट जाएंगे। और जंगल बताओ, जो फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? वाटर साइकिल मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन साइकिल मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन करते हैं। मतलब ये क्या है? हमारे वो रिसोर्सेस है भैया जो जिंदा रहने के लिए और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए क्या वो बताता है, मेजरमेंट क्या बताता है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड रिसोर्सेस अवेलेबल। आई बात समझ में? चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हाउ द परसेंटेज कवर इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज दैन मियर नंबर। वो बोल रहे हैं बताओ एक एग्जाम्पल के साथ कि परसेंटेज कवर ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कुछ नंबर काउंट करने की जगह पे। आंसर देखते हैं। द परसेंटेज कवर इज मोर मीनिंगफुल measure of population size than mere number because the relative abundance, वही चीज पता चले हमने बोला चलो इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, बोल तो दिया, पर उसमें से तुम समझो तो सही कि जो पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आज दिल्ली बहुत ज्यादा क्राउडेड है, वहां की तुम खुद देखो रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। इनफैक्ट उसी वजह से इतना ग्रो हो गया है, और ये भी है कि वो लैंडलॉक एरिया है, पर उस वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। तो आज उस जगह उस सिटी में रहना मतलब 10,000 बीमारियां तुमको हो जाएंगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो क्या हुई? वही चीज से सीधा सीधा एग्जांपल, जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है, तो हमको क्या इंपॉर्टेंट, हम सिर्फ काउंट नहीं करेंगे, हमको क्या देखना है? परसेंटेज कवर देखना है कि किस जगह कितना एरिया कवर हो रहा है, कितने पॉपुलेशन डेंसिटी किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो, पॉपुलेशन साइज एंड मियर नंबर बिकॉज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अ स्पीशीज इज नॉट ओनली डिटरमाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बट बाय बोथ रिलेटिव अबंडेंस इन बायोमास एंड नंबर। मतलब सिर्फ जितने लोग रह रहे उससे नहीं, उसके आसपास जो बायोम्स में रह रहे, बायोमास में रह रहे, जो रिसोर्सेज है, जो एबायोटिक फैक्टर है, उनसे भी वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट होते हैं। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा, एक एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बोला था, तो चलो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इतना जो डिस्कस किया वो भी लिख सकते हो, वो एकदम सही है। तो देखो, इन अ यूनिट एरिया द नंबर ऑफ अब उन्होंने ग्रासेस, मैंने ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके पूरा एक्सप्लेन किया, वो ग्रासेस को लेके कर रहे हैं। इन अ यूनिट एरिया द नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज और रिलेटिव अबंडेंस इज इन नंबर इज हाई बट नॉट द रिलेटिव बायोमास। मतलब घास ही घास उगी हुई है पर बायोमास नहीं है, मतलब वहां पे वेराइटी नहीं है, वहां स्पीशिएशन नहीं है, ज्यादा स्पीशीज में वेराइटी तुम्हें दिख नहीं रहा है। ठीक है, इफ द सेम एरिया हैज 1 or 2 फाइकस बेंगलेंसिस ट्री, ठीक है, इट इज वेरी लो इन रिलेटिव अबंडेंस बट हाई इन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बायोमास। मैं बोल रहे हैं मैम समझ में नहीं आ रहा, ये बोल रहे हैं कि सपोज एक पैच वर्क है, ठीक है, इस पूरी जगह पे सिर्फ घास उगी हुई, ये उगी हुई है घास, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे मैक्सिमम कितनी वैरायटी मिल रही है? घास मिल रहा है, कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, बस। तो ये क्या हुआ? इतना ही बायोमास है इसका। बट इसी जगह पे अगर सिर्फ एक तुम्हारा बरगद का पेड़ होता, ठीक है, अब बरगद का पेड़ होता तो बड़ा कैनोपी होता, बड़ा कैनोपी होता तो कौन कौन रहता? छोटे माइक्रोब से लेके इंसेक्ट्स की ही इतनी वैरायटी रहती, बर्ड्स रहती, फिर उसके बाद कोई छोटे छोटे से स्मॉल मैमल्स भी रह लेते, रोडेंशिया भी रह लेता। तो यही बोल रहे क्या इंपॉर्टेंट है? ज्यादा नंबर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी का बायोमास होना इंपॉर्टेंट? बायोमास होना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ घास रहेगी तो सिर्फ घास का ही नंबर ज्यादा रहेगा, 1-2 स्पीशीज का अबंडेंस रहेगा। बट उसी जगह पे अगर 1 या 2 क्या रहेगा? फाइकस बेंगालेंसिस जो पेड़ का नाम है, अगर वो रहेगा तो क्या रहेगा वहां पे? हाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बायोमास। मतलब वही ज्यादा तुम्हें स्पीशिएशन, ज्यादा वेरिएशन, फिर उतना ही ज्यादा इंटरैक्शन, उतनी लंबी फूड चेन। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71। स्टडी द 3 डिफरेंट एज पिरामिड। अब देखो, जहां भी ऐसा डायग्रामेटिक क्वेश्चन रहेगा और वो बोलेंगे स्टडी करके बताओ, मतलब बेसिकली वो क्या, ये किस टाइप, कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम दिया रहेगा, कुछ कुछ बहुत सारा पारा में लिखा रहेगा और फिर मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। चलो, तो उन्होंने स्टडी बोला है, हमने खुद देख के बता दिया कि ये वाला कैसा है? ट्रायंगल शेप का है, ये है एक्सपैंडिंग, ये वाला स्टेबल है जो होता है डेवलप कंट्री का, और आखिरी वाला इन्वर्टेड पिरामिड है, तो ये बेसिकली डिक्लाइनिंग, जैसे जापान और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का हुआ।
आगे, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला, राइट द नेम गिवन टू ईच ऑफ दिस एज पिरामिड। लो अभी तो डिस्कस किया, क्या है ये वाला, एक्सपैंडिंग, बी स्टेबल और सी क्या है, डिक्लाइनिंग। सेकेंड पॉइंट, मेंशन द वन विच इज आइडियल फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। वाई, बताओ कौन सा आइडियल है, कौन सा सही है। तो देखो, स्टेबल पॉपुलेशन इज प्रेफर्ड, इट इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल एंड बेटर लिविंग ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज हेल्पफुल फॉर प्लानिंग वेलफेयर एक्टिविटी। अब बोलोगे मैम डिक्लाइनिंग तो समझ में आता है कि वो सही नहीं है, क्योंकि अब उस पर्टिकुलर कंट्री, उस पर्टिकुलर जगह की यूथ ही नहीं रही, तो काम ही नहीं करेगी, तो अनफॉर्चुनेटली वो पॉपुलेशन डिक्लाइन होके, कम होके खत्म हो जाएगी। ठीक है, स्टेबल इसलिए समझ में आता है कि जितना आगे नंबर बढ़ रहा है उतना ही नया प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली हम दो, हमारे दो वाला कंसेप्ट यही से आया है। ठीक है, कि जब तुम जाओगे, मतलब तुम पैदा हुए, उसके बाद तुम लोग दो थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दो लोग थे, मरने के बाद तुमने उतने ही लोगों को रिप्लेस किया जितने तुम थे, मतलब तुम दो लोग थे, तुमने मर के दो लोगों को रिप्लेस किया। ठीक है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें होगा बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ। वापस पॉपुलेशन बढ़ गई, रिसोर्सेस कम हो गए, कॉम्पिटिशन आ गया, क्या हो जाएगा, एट द एंड वो पॉपुलेशन के इंडिविजुअल ही सफर करेंगे। जो प्रॉब्लम है वो कुछ टाइम बाद इंडिया, चाइना तो अभी फेस कर ही रहा है, पर इंडिया को भी फेस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट तुम लोग कर रहे हो कहीं ना कहीं। कैसे मैम, बताओ जरा। नीट में सीट्स कितनी है गवर्नमेंट के कॉलेजेस में? मैम बहुत 1000 में है, और बच्चे कितने देते हैं एग्जाम? लाखों में। तो दिख रहा है ये कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। सीट्स इतनी सी है और कंपटीशन, ये आया ना कि इसका रिजल्ट क्या होता है, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, रिसोर्सेस कम है, तो कैसा रिलेशनशिप बनेगा, कंपटीशन का। अब जिन लोगों ने क्लियर कर ली वो उनका तो ठीक है, जो लोग रह गए उनका क्या होगा, वो सफर करेंगे, वापस एक्सटेंड तो नहीं होंगे, को एग्जिस्ट करेंगे, बट हाँ क्वालिटी ऑफ थोड़ा लाइफ तो चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ओके, तो वापस स्टेबल पॉपुलेशन इसलिए प्रेफर की जाती है, क्यों? क्योंकि ऐसा एज्यूम किया गया है, एज्यूम नहीं, ऐसा माना जाता है कि जितने तुम आने के बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम अपनी जगह उन्हीं लोगों, जितने, मतलब जैसे मैं एक हूँ तो मैं अपनी जगह जाने के बाद एक को रिप्लेस करके जाऊँ। ठीक है, तो ये मतलब जितना हटा उतना ही ऐड हुआ, तो नंबर इन ऑल सेम रहा, तो इसलिए स्टेबल पॉपुलेशन ज्यादा बेटर होती है। चलो आगे मूव करते हैं। Question number 72. Why is predation required in community of different organism? वो पूछ रहे हैं, बताओ अलग अलग कम्युनिटी में प्रिडेशन मतलब मैम कैसा रिलेशनशिप? ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जहां एक ऑर्गेनिज्म तो है और उसने दूसरे को क्या कर लिया, खा के खत्म ही कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिडेशन। क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के नंबर पे क्या रखता है, चेक रखता है। ऐसा नहीं कि बढ़ता ही चला जाए, कोई चेक भी तो होना चाहिए हर चीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर क्या करता है, एनर्जी फ्लो को मेंटेन करता है, फिर क्या करता है, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, वही तो पूछ रहे हैं। चलो आंसर देखते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिडेशन, एक्ट एज कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। वही लोअर से ऊपर तक एनर्जी फ्लो होनी है। कैसे होगी? जब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहेगा, पहले एक स्पीशीज दूसरे को कंज्यूम करेगी। आप बोलोगे मैम हर जन थोड़ी ना खाता, क्यों, भूल गए क्या? सबसे नीचे क्या आता है? तो देखो, अगर तुमको याद आ रहा होगा तो जब हम एनर्जी पिरामिड बनाते थे बचपन में, पहले भी मैंने भी पढ़ाया है, तो सबसे नीचे कौन रहता है, प्रोड्यूसर। तो उसको फीड कौन करता है, मतलब खाता कौन है उनको, हर्बीवोर, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा, कार्निवोर, जो रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। और जो फूड चेन के टॉप पे बैठेगा वो क्या करेगा, वो सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। अब वापस इससे हो क्या रहा है मैम, सबसे पहले दो चीजें, नीचे वाले ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पे लग रहा है चेक। दूसरी चीज, एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है क्या, क्योंकि प्रोड्यूसर में कौन था, प्लांट्स थे। प्लांट्स ने क्या किया, पूरी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और बस अब यही केमिकल एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर ऊपर मूव कर रही है। तो देखो जरा आंसर, एक्ट एज अ कंडक्ट फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड, कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। बट ऑब्वियस कंट्रोल में रखना तो है ना, तो पता चला अगर शेर और ये सब लोग नहीं रहे, कार्निवोर नहीं रहे, तो हर्बीवोर ही इतने ज्यादा बढ़ गए कि सारे के सारा पूरा प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल को ही खत्म कर डाला। तो चेक करने के लिए कोई तो होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। वापस अगर कंपटीशन का लेवल भी वो क्या रखता है, चेक में रखता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही वो चेक रहेगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी होगी। क्यों, याद करो, अब वापस
किसी अब एक पर्टिकुलर कोई स्पीशीज है जो बहुत ज्यादा हंट हो रही है, अब उसने टाइम के साथ क्या कर लिया, इवॉल्व कर लिया, तो इवॉल्व करके वो अब अलग स्पीशीज में क्रिएट हो गई और उसने क्या किया, अलग अलग मेथड डेवलप कर लिए खुद को बचाने के लिए। जैसे तुमने पढ़े हुए हैं, जो या तो पॉइजन इकट्ठा कर लो जैसे कैलोट्रोपिस, या पॉइजन वाले पे ही फीड करके अपने पास रख लो जैसे मोनार्क बटरफ्लाई, याद आया, या फिर मिमिक्री कर लो एक पॉइजनस वाले की। ठीक है, अब आखिरी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रिडेशन। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट मतलब क्या, पेस्टिसाइड, फ्यूमिसाइड, सारे केमिकल्स का यूज नहीं करना है। अगर हमको पता है कोई पर्टिकुलर टाइप का इंसेक्ट है हमारी क्रॉप को खराब कर रहा है, तो हमने ऐसी बर्ड को ले आए, इंट्रोड्यूस कर दिया उस जगह जिसका फूड ही क्या है, वो पेस्ट है, तो होगा क्या, हमारा मतलब जो पेस्ट कंट्रोल में भी रहेगा। और ये कैसा रिलेशनशिप पे पूरा बेस्ड है, प्रिडेशन रिलेशनशिप पर। आई बात समझ में? मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, स्टडी द ग्राफ बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज। वापस ग्राफ, मैम कितने क्वेश्चन आते हैं ग्राफ पे, ये फेवरेट है उनका केस स्टडी बेस्ड वाले सेक्शन का, ये 110% आएगा, मान लो मेरी बात, या तो सेक्शन बी में या तो सेक्शन सी में, और अगर कुछ भी नहीं आया तो वो सेक्शन ए में ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, ड्रॉ करना है, उसके अंदर के स्टेप्स याद रखने हैं, स्टेजेस को याद रखना है, और उसका क्या याद रखना है, इक्वेशन। अगर सिंगल मार्क में उनको देना है ना तो वो उसका इक्वेशन पूछ लेंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं। द कर्व ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ओके, उन्होंने दे दिया dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन, एंड व्हाट इज इट इंपॉर्टेंट। तो बताओ ये dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn क्या शो करता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है। r क्या है, इसका इंट्रिंसिक फैक्टर है, किस चीज का, एसेस करने का। ठीक है, बायोटिक ए बायोटिक रिलेशनशिप, और होता क्या है इस ग्राफ में, ये जे शेप कर्व भी बोलते हैं या टी भी बोलते हैं, कुछ कुछ जगह टी भी लिखा रहता है ना, तो जे शेप या एक्सपोनेंशियल, क्योंकि पहले रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है, सॉरी, पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी, रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे, तो एकदम धीरे धीरे पहले स्टेबलाइज हुई और फिर एकदम ग्रोथ हुआ, पर जैसे ही रिसोर्सेस खत्म क्या हो गया, मास स्टारवेशन और पूरी मोर्टालिटी। तो देखते हैं आंसर, आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल increase. It is an important parameter for assessing the impact of any abiotic or biotic factor on the population growth. अभी तो बोला। Second देखते हैं, which one of the two curve is considered a more realistic one for the most of the animal? बाबा B वाला, B का नाम क्या है, logistic growth curve। कौन से phases होते हैं मैम, वैसे 4 होते हैं, बुक में 3 लिखे हैं, उसी पे स्टिक करेंगे, लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज। अच्छा, उसकी इक्वेशन अलग है, हाँ मैम कंप्लीटली अलग है इससे, उसमें K आता है, के मतलब क्या, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं इसका आंसर। ओके, तो बी कर्व इज मोर रियलिस्टिक फॉर एनिमल पॉपुलेशन। अब थर्ड पॉइंट, विच कर्व वुड डिपेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज ऑफ डियर इफ देयर आर नो प्रीडेटर इन द हैबिटेट, मतलब कोई प्रीडेटर ही नहीं है। ठीक है, अब अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, बताओ कौन सा, तो अनलिमिटेड रिसोर्स में कौन आता है, वापस ए आता है। तो देखो जरा आंसर, कर्व बी, अच्छा, predator is absent, there will be competition among large prey population for resources। तो मैंने A बोल दिया था, so sorry। तो उन्होंने पूछा है कि which curve would depict the population of a species of deer if there is no predator। अब देखो, predator नहीं है, पर क्या उन्होंने ये बोला है, ये कंफ्यूज करने के लिए, तो no predator जरूर बोला है, पर उन्होंने ये तो नहीं बोला कि no resources, ये तो नहीं बोला unlimited resources। तो resources वर्ड को याद रखना, ठीक है। अगर वो बोल रहे हैं unlimited resources तो तुम्हारा क्या होगा, ए। अगर उन्होंने बोला लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बाद कुछ भी बोले, जैसे यहाँ पे नो प्रेडेटर, ये वो दुनिया भर का, तो क्या चला जाएगा, बी। अब समझो, अब बोलोगे मैम रिसोर्सेस तो लिखा नहीं, पर उन्होंने प्रेडेटर नहीं लिखा है, तो फिर भी आंसर बी कैसे हो रहा है, तो समझो बात को। तो कर्व बी है व्हेन द प्रेडेटर आर एब्सेंट। अब देखो, प्रेडेटर गायब हो गए तो चेक रखने के लिए कोई नहीं हुआ। अब जो डियर की नंबर है, जो जनसंख्या है, वो बढ़ती जाएगी, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जितना भी पूरा प्लांट्स है वो क्या होने लगेंगे, कम। अब इस केस में बताओ, प्लांट्स डियर के लिए क्या हुए, रिसोर्सेस। तो एक ऐसा टाइम आएगा इस जगह जब
भले इनको हंट करने के लिए कोई नहीं है, पर जो प्रोड्यूसर वाला ट्रॉपिक लेवल है वो पूरा गायब होने लगा। गायब होने लगा मतलब रिसोर्सेस कम होने लगे। रिसोर्सेस कम होने लगे मतलब क्या हुआ, तुम्हारा बी कर्व शो होने लगा, लॉजिस्टिक कर्व शो होने लगा। तो देखो, देयर विल बी कॉम्पिटिशन, बट ऑब्वियस कॉम्पिटिशन, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए नहीं है। बहुत सारा नंबर बढ़ गया है डियर का, सारे डियर को बस खाना ही है, घास जो भी मिल जाए, है ना, फूल पत्ती जो मिल जाए सब खाना है। कॉम्पिटिशन अमंग लार्ज प्रे पॉपुलेशन फॉर रिसोर्सेस। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये भी कम होने लगेगा, रिसोर्सेज लिमिटेड होने लगेंगे, और वो कौन से फेज में एंटर कर जाएंगे, स्टेशनरी फेज। इतना हुआ क्लियर। वापस इसकी इक्वेशन भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, उसकी डेफिनेशन को भी याद रखना है। और यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा ये चैप्टर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करोगे, अगर कोई चैप्टर वापस रिवाइज करना है या कुछ मिस आउट हो गया है तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, www.magnetbrains.com टाइप करना है। जैसे एंटर करोगे होम पेज दिखेगा, अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, चैप्टर जो भी मिस आउट हो गया वो सिलेक्ट करना है और सुनना शुरू करना है। और बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। किसको, हमारे चैनल को, क्योंकि बने रहना है मेरे साथ, अभी और चैप्टर आने बाकी है। तब तक पढ़ते रहना है, क्योंकि फुल ऑन फुल स्कोर करना है कि नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्टडी हार्ड।